मैं अभी सिंगापुर में हूँ। 60 साल पहले ये देश मलेशिया से अलग हुआ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों ओर गगनचुंबी इमारतें हैं, 6-6 लाइन की सड़कें हैं और मैं कोई सड़कों और इमारतों से प्रभावित नहीं हूँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 60 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ और जिसकी आज 50 लाख की आबादी है, पर कैपिटा इनकम भी करीब 50 लाख के आसपास है। हमारी आज़ादी को 79 साल हो गए, लगभग 19-20 साल पहले हम आज़ाद हो गए थे। आज हम कहाँ खड़े हैं और ये देश करीब 50 लाख करोड़ की जीडीपी और वर्ल्ड के प्रॉस्पेरस देशों में माना जाता है। यहाँ की चाहे आप कानून व्यवस्था की बात करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर लोगों के जीवन की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की बात करें, हर दृष्टि से ये देश काफ़ी एडवांस है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें और इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी से लेकर के, पॉलिसी से लेकर के, क्राइम लगभग जीरो। और बात यह है कि अभी किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने किसी एक खेल के अंदर टिकट के पास ले लिए थे, उसके कारण से उसको सस्पेंड होना पड़ा और पता नहीं कितनी बड़ी सजा मिलेगी। माने आप यदि छोटी छोटी बात करें तो यहाँ पर 1 रुपए भी कोई रिश्वत नहीं ले सकता। ऑनेस्टी की पराकाष्ठा है। हम जिसको शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, ये तो धर्मस्ततो जयाः सत्यमेव जयते, तो अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपस्या, देश, प्रणिधाना, नियमः, हम नियमों की बात करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो एक साधारण सी बात थी जो मुझे कहनी थी कि इस देश ने, जहाँ पर ये ठीक है लोकेशन अच्छी है, यहाँ से सी के माध्यम से जो भी सामान दुनिया भर में जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा इन्होंने अपने आप को, अपॉर्चुनिटी तो बहुत तरह की बहुत देशों के पास होती है, माने इसके पास रिसोर्सेज के नाम पर ना जमीन, आज भी शाक सब्जी से लेकर के फलों से लेकर इसके सब कुछ बाहर से आता है, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज की सोना चांदी हीरा मोती कोयला, कुछ नेचुरल जो मिनरल्स होते हैं, रेयर मिनरल्स होते हैं, जैसे भारत के पास भी है, चाइना के पास भी, रसिया के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, या अमेरिका के पास भी है, कनाडा के पास में भी है, यूक्रेन के पास में भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास भी। ऐसे ना ज़मीन, ना कोई मिनरल्स, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज, खाली एक लोकेशन, और उस लोकेशन को फिर एक पूरे वर्ल्ड के, जिसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में, पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में, अब इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब 50 लाख की आबादी वाले तो हमारे देश के अंदर जिलों की बात की जाए तो 500 जिले होंगे, माने 500 गुना ज्यादा। हम यहाँ 50 लाख की आबादी, हमारे तो 50 लाख की आबादी की 500 जिले होंगे, करीब करीब ये हालात है हमारी। थोड़े कम कहीं ज्यादा वो एक अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम सैकड़ों गुना ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन वो हमारी जनसंख्या जो है वो उसके अंदर वो शिक्षण, वो संस्कार, वो पुरुषार्थ, वो पराक्रम, और यहाँ काफी लोगों को पता ही होगा, हर एक व्यक्ति को यहाँ लगभग 2 साल तक मिलिट्री में रहना पड़ता है, और फिर कितनी बड़ी सर्विस करता हो, कितना ही बड़ा व्यापार करता हो, हर साल 14 दिन फिर जो है उसको जो पेमेंट मिलती है, जो उसकी इनकम होती है वो गवर्नमेंट देती है उसको, लेकिन 14 दिन फिर उसको देश के लिए देना पड़ता है। तो बात पैट्रियोटिज्म की हो, देशभक्ति की हो, बात पुरुषार्थ की हो, बात ईमानदारी की हो, तो कितना की अच्छी अच्छी बातें हम सीख सकते हैं।
तो एक एक जिले को भी हम सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करें तो भारत बहुत आगे जा सकता। आज ऐसे ही हमने कहा कि हम कल वापस आ रहे भारत, और इन्वेस्टर मीट के लिए हम आए हुए थे और बड़े बड़े इन्वेस्टर से भी मिले, और सब हमसे पूछते हैं आप भारत को लेकर के क्या सोचते हैं, भारत को लेकर के आप क्या देखते हैं। तो आज हम यहाँ एक जहाँ पर रुके हुए थे वहीं से ही हमने कहा बालकोनी से खड़े होकर के थोड़ी सी ये बात आपसे कहते हैं कि भाई यदि हम भारत के एक एक जिले को सिंगापुर की तरह विकसित करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का मैं केवल पक्षधर नहीं हूँ, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से समृद्धि के हर आयाम को, माने एक तरफ हमारे पास संस्कार हो, एक तरफ समृद्धि हो, एक तरफ विरासत हो, एक तरफ विकास हो, एक तरफ अभ्युदय, एक तरफ निःश्रेयस हो, एक तरफ हमारे जीवन के अंदर योग हो, दूसरी तरफ कर्मयोग हो, उद्योग हो, एक तरफ हमारे जीवन में पुरुषार्थ हो और उस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ से परमार्थ हो। सब प्रकार से इसी हम देश को आगे मिलकर के बढ़ाएं तो क्या नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात छोटी सी कहनी थी, बाकी तो हम आपसे बात रोज करते ही हैं, लेकिन ऐसे जब कुछ प्रेरणाएं हमारे सामने होती हैं तो हमने कहा चलो आपको भी इन प्रेरणाओं से थोड़ा अवगत करा देते हैं। जरूर कि एक दिन देश जगेगा और आश्वस्त हो कि हम इस काम में लगे रहेंगे। योग करते करते ऐसे ही स्वदेशी के हम बात यूं ही नहीं करते, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेश का स्वाभिमान, स्वदेशी अर्थव्यवस्था अपने दम पर जब तक हम नहीं खड़े होंगे तब तक बैसाखियों पर चलने वाला देश कोई आगे नहीं बढ़ सकता। न तो मैं कोई पिछले दिनों अभी श्रीलंका में विद्रोह हुआ, उससे पहले बांग्लादेश में विद्रोह हुआ, और अलग अलग प्रकार के विद्रोह तो यूरोपीय के कुछ देशों में पहले भी हुए, अभी मिडिल ईस्ट के सीरिया से लेकर के अफगानिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या विद्रोह चलते रहते हैं। और ये अभी यूक्रेन में क्या होगा कुछ नहीं कोई कह सकता। पिछले दिनों नेपाल में भी जो हुआ वह किस तरह का एक जिसको कहते हैं मैं उसको क्रांति तो नहीं कहूँगा, लेकिन यदि देश को नेताओं ने कहते हैं कि लूटा तो फिर युवाओं ने तो फिर उसको और तहस नहस कर दिया ना। समाधान क्या है? तो समाधान एक दो दिन की क्रांति से नहीं आएगा। समाधान के लिए तो हमें एक लंबे संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है, और फिर उसके लिए आपको बहुत व्यवस्थित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। तो ना तो मैं किसी प्रकार के अशांति की बात कर रहा हूँ, ना कोई एक आवेश में आकर के क्षणिक क्रांति की बात कर रहा हूँ। निरंतरता के साथ अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में सैकड़ों आयाम है देश के को आगे बढ़ाने के। तो बस लास्ट बात यह है कि 10-20% बहुत क्रिएटिव लोग हैं, 10-20% लोग जो है वो मध्यम उस कोटि के उत्साह में जीते, और करीब 50% लोग तो ऐसे ही बस ढो रहे हैं जिंदगी को, बस ऐसे ही भीड़ का हिस्सा बने हुए। ना हमें भीड़ का हिस्सा बनना है, ना हमें बस ऐसे ढुलमुल रवैया अपनाना है। हमें पूरी प्रामाणिकता के साथ देश के लिए कुछ करना है। इसी संकल्प के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।